बजट की जी बाज़ गश्त है हर जगह पे, और उसमें आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको ज़रा अवाम की भी राय सुनवाने की कोशिश करेंगे कि अवाम इस बजट को किस तरह देखती है, और आज जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगाने की लॉजिक है हुकूमत की, उसको सहाफ़ियों ने किस तरह चैलेंज किया, वो भी आपको सुनवाते हैं। पंजाब में बजट पेश किया गया और उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट ले रही है पंजाब गवर्नमेंट के, जी हमने तो टैक्स फ्री बजट दे दिया है। ऑब्वियसली सारा टैक्स जो है वो तो फेडरल ने लगाई दिया है, तो अब पीछे रह क्या गया। ये अच्छी पॉलिटिकल मूव है कि आपने पंजाब के लोगों को दिखाने के लिए नून लीग की गवर्नमेंट है यहाँ टैक्स फ्री बजट है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असल जो टैक्स है वो जो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है उसमें तो जो ऐसी तैसी उन्होंने करनी थी अवाम की वो कर चुके। तो उसके बाद पंजाब के अंदर उन्होंने बड़ा अपने आप को गोडी और अच्छा करके पेश करने की कोशिश की है। बेहतरीन पॉलिटिकल मूव है, लेकिन लोगों के जज्बात इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है वो गुर्बत को लेकर, महंगाई को लेकर इतने बढ़े हुए हैं कि शायद ये पंजाब की तारीख है जो कह रहे हैं सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट, इससे मामला हल ना हो, इससे लोगों के दिल शायद उस तरह जीते ना जाएं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब जो थे उनसे आज सवालात पूछे गए। एक सवाल उसमें से तनख्वाहदार तबके के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो दिखवा देते हैं आप। एक्चुअली इसमें जो सवाल था वो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन उन्होंने कहने की कोशिश ये की है ख़ज़ाना ने कि जनाब ये जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लग रहा है, जो हम स्लैब चेंज कर रहे हैं, ये एक प्रोग्रेसिव तरीका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अवाम की क्या राय इसके ऊपर ज़रा आपको बताए थे। लाहौर और फैसलाबाद में हम गए, कोशिश करेंगे कराची की अवाम की राय भी सुनवाएं कि बजट को एक्चुअली मैं कुछ भी कहूँ, पॉलिटिशियन कुछ भी कहें आके, बड़े बड़े इकॉनमिस्ट जो है महावीर कुछ भी कहें आके, अवाम किस तरह देखती है वो आपको सुनवाते हैं लाहौर और फिर फैसलाबाद। बजट आया है, हम इसको भी नहीं कबूल करते हैं, ना इस हुक्मरानों को कबूल करते हैं। बहुत मसले मसाइल है मजदूर तबके लिए कि कुछ सोचे। हम मर रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन इनके जो प्रोटोकॉल है वो ही नहीं पूरे हो रहे। हमें तो 2 टाइम के नवाला जो वो भी हमसे छीन लिया। जो बजट आया ना गरीब आदमी ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਸੇ ਹੈਗਾ, अपने खर्चे घटाते नहीं, आवाम का टैक्स पाई जा रहे हैं, गरीब ਨੂੰ वैसे जहर दे रहे हो मारन आसे। कोई चीज सस्ती नहीं हुई हमारे लिए, इतनी महंगाई हो गई है कि हम सोच नहीं सकते। अगर हम 1000 रुपया कमाते हैं, 1500 रुपया 2000 रुपया खर्चा, ईद आई है, बच्चों को कपड़े नहीं ला सकते। ये बजट बिल्कुल अवाम दोस्त बजट नहीं है, इसमें अवाम की कोई इसमें बेहतरी नजर नहीं आई। चीजें सारी महंगी हो गई हैं, दूध का डब्बा तक तो इन्होंने महंगा कर दिया है। मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है, कोई अवाम के लिए नहीं सोचता। हाँ महंगाई इतनी है, गरीब आदमी कैसे कैसे पूरा करे, इतनी हर जगह महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा। इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। बजट में तो हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें तो मजीद परेशानी मिली है। गरीब कहाँ जाए मांगे, हमारा आगे बहुत बुरा हाल है भाई। ये देखो खुदा का वास्ता है, हमारा उनसे यही मुतालबा है हुकूमत वालों से, आपकी मेहरबानी कोई गरीब पे तरस। ये जो बजट आया ना इसमें कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी है, पानी का बिल देखिए कितने आ रहे, तो बिजली तो सबसे बड़ा अज़ाब हम पे आ गया। ना हमारा पेट्रोल पूरा हो रहा, ना हमारी गैस पूरी हो रही, ना आटा ना चीनी, कुछ हमारा पूरा नहीं हो रहा। ये बजट थोड़ा बम्ब है जी। 500 रुपये कमाते हैं, 2000 रुपये का खर्चा होता है घर में, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये कितना डबल हो गया। ये गवर्नमेंट सोचती है? कोई नहीं सोचती। बजट तो आम दुश्मन है। ये बजट में क्या तकलीफ दिया है, कुछ चीज़ का भी तकलीफ नहीं है। कोई भी चीज़ ले ले, सब्जी दाल घी ले ले, समझ से बाहर है। घर का किचन चलाना बहुत सिविल आदमी को बहुत मुश्किल हो गया। सारा कुछ गरीबों ने पाता, तनख्वाहदार तबके से पाता, कोई चीज़ नहीं छड़ी भाजी जो टैक्स ना लगा, जरा आम पड़े। शायद ही कोई बच्चा हो जिस पे टैक्स ना लगा हो। अब तो मेरा ख्याल हवा पानी धूप पे भी टैक्स लगने वाला है। अवाम दोस्त तो नहीं है, अवाम कातल बजट है ये। अवानों में बैठे एसियों की ठंडी हवाओं में, इन्हें क्या पता गरीबों के मसले मसाइल का। कातल बजट है, इससे गंदा तरीन बजट मैंने 60 साल की तारीख में नहीं देखा मेरी, इससे गंदा बजट मैंने कभी नहीं देखा। बजट आया है लेकिन अवाम दोस्त नहीं आया बजट, लेकिन इस मरतबा कुछ ऐसा ज़्यादा है कि जिससे अवाम की चीखें निकल गई हैं। बजट अवाम दोस्त नहीं है, इसलिए नहीं है इन्होंने गरीब आदमी का कुछ सोचा नहीं है, ताजर बरादरी का कुछ सोचा नहीं है। बजट के बारे में हम तबसरा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें इसमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आया आवाम के लिए। यहाँ पे तो टैक्सों की भरमार जो है ना नज़र आई है। 2024 का जो बजट बोला गया इस वक्त, उसमें तो पहले अवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मज़ीद जो बजट बोला है ये मुझे ऐसे लग रहा है एक बंद कमरे के अंदर इसका पहले फ़ैसला हुआ है कि अवाम को कैसे पीसना है, चक्की के अंदर पीसना है या ठट्ठू बट्टे के साथ पीसना है। अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम को पहले हुकूमत काफ़ी अरसे से मार चुकी है, और इस बजट में तो ये शॉर्ट फॉर्म ये बताया गया है कि अवाम को देखते गोली मार दी जाए। मतलब मैं तलाश ही करता रहेगा कोई एक शख्स फूटे मुंह से ये कह दे कि जनाब बजट में ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अवाम इतनी तंग आई है इस बजट से और इस महंगाई से, इस गुर्बत से, कि ये बजट उन पर एटॉमिक बॉम्ब, आम बॉम्ब में एटॉमिक बॉम्ब बन के गिरा है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कि अवाम का सेंटीमेंट किस हद तक जायज़ है, या शायद कोई
टेक्निकली बड़ा कोई फ़ायदा है जो आवाम को हमें नज़र नहीं आ रहा। काशिफ अनवर साहब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खाका माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है, अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेनेटर इरफान खान रहनुमा नून लीग। खाका नजीर साहब, सबसे पहले अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, आप आवाम की राय सुन रहे थे, कोई एक शख्स ऐसा नहीं मुझे नज़र आया या सुनाई दिया जो कह रहा होगा ये बजट उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह नहीं बरसा। आवाम का ये सेंटीमेंट ठीक है या आपको लगता है कि आवाम को मीडिया ने या और लोगों ने गलत ब्रीफ कर दिया, आवाम को समझ लिया है, रिलीफ है आवाम के लिए इस बजट में? पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है, ऑब्वियसली इस वक्त जो बजट का पस मंज़र है वो IMF से अलहदा नहीं किया जा सकता। दैट इज़ नंबर वन। पाकिस्तान में एक मिशन आया था जो बहुत कम लोग जानते हैं, दिसंबर 2023 में। उस मिशन में ये चीज़ें सारी डिस्कस हुई थी, उसकी एक रिपोर्ट फरवरी में पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ शेयर भी हुई थी। सो उसी तनाजुल में बजट मेकिंग हुई है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी ये बात है कि गवर्नमेंट ने पहले इंटेंट ज़रूर दिखाई है कि पेंशन, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, ब्रॉडनिंग, ये सब काम करने हैं, बट उसको ट्रांसलेट होता हुआ और लोगों तक कन्वे होता हुआ नहीं दिखा पाए। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ रिलीफ जिस तरह कौम समझती है वो अगर आप देखें तो वेजेस में है जो सरकारी लोगों की बढ़ी, पाकिस्तान का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ा, ये एक रिलीफ है। PSDP बढ़ेगा तो कुछ नौकरियां निकलेंगी, कुछ काम शुरू होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल होपफुल बिकॉज येस देर आर वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स। सेल्स टैक्स बढ़ेगा तो ज़रूर महंगाई बढ़ेगी। इनकम टैक्स की मद में बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं और उसका एक बोझ 75 अरब रुपए का आ रहा है। ये फ़ंड से दोबारा डिस्कस कर ले। AOPs पे 35 से लेके 45% कर दिया गया है रेट। ये सारी 52 लाख SMEs हैं, फ़ंड से दोबारा डिस्कस कर ले। अच्छा किया है कि एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रजीम में ले आए हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे जो भाई बहन एक्सपोर्ट में हैं वो ये समझते हैं कि ये इस वक्त शायद नहीं करना चाहिए था, बट टुडे इज़ द टाइम कि सारी इनकम्स को इक्वल कर दें। एग्री इनकम को नहीं छेड़ा, ये अच्छी बात नहीं है, उसको ज़रूर लाना चाहिए था ताकि लोग कहते ना कि जो 1% पाकिस्तान का 22% होल्ड कर रहा है, जो 1% पाकिस्तान का 22% एग्रीकल्चर होल्ड कर रहा है, उस पर भी टैक्स लगाया है। रिटेलर होलसेलर से फिर घबरा गए हैं, ना घबराएं, कौम पीछे खड़ी हुई है। आप ये जो अभी 2.5% किया है ये तो मैन्युफैक्चरर ने हमसे ही लेकर दे देना है, ये कहाँ से आना है? सो उस पर टैक्स करें। अभी भी 15-20 दिन है आपसे, उस पर फिक्स टैक्स राइट। जो पर्सनल इनकम टैक्स की 6 लाख की स्लैब है इसको बढ़ा दें। मैं आपको सॉरी कामरान, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर सम एरियाज जो चलाए जा सकते हैं, सम एरियाज आप प्रोग्राम करते रहें, हम कन्विंस करेंगे कि इसको तब्दील किया जा सके। लेकिन ये तनख्वाहदार तबका जो है, चले मैं काशिफ साहब, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का बड़ा अहम है, इसे कराची का बड़ा अहम है, आप किस तरह देखते हैं इस बजट को ओवरऑल? देखिए ये मुश्किल बजट है। टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है, एग्जाम्पशंस को ख़त्म किया गया है। हमें इस बात को भी देखना है कि ये इस वक्त हमें डॉलर्स की भी ज़रूरत है, शॉर्टफॉल है डॉलर्स का। अभी सर बात कर रहे थे कि वो जो एक्सपोर्ट्स पे रजीम को ख़त्म किया गया है, नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल कर दिया गया है। मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। अगर आपको उसको नॉर्मल करना था तो फेज़ वाइज हमें उसे करना चाहिए और उससे आपकी हमारी जो रेमिटेंसेस है उसको बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हमारी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे 18% हम सेल्स टैक्स को कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इनपुट कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ेगी। हम अगर नहीं भी चेंज किया सैलरी के उसके रेट्स को, स्लैब्स को चेंज किया है, अगर उसको बढ़ाया भी है तो रेस्ट एश्योर कि जो जितना पहले टैक्स दे रहा था वो उससे ज़्यादा टैक्स देगा। टेक होम घर जो जाएगा वो पावर कम हो गई है ना, महंगाई उस तरफ है और टैक्स महंगाई भी बढ़ गई है और टेक होम भी कम हो गया है। अब हम PSDP की बात कर रहे हैं। जब आप स्टील के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, आप रियल स्टेट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे, विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स को बढ़ा देंगे, तो और सिर्फ इसलिए कि हम उस क्वेश्चन को ख़त्म करना चाहते हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आ रहा। इस सवाल पे कोई जोर नहीं दे रहा कि कोई टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आ रहा। देखें, टैक्स नेट में टैक्स सारे देते हैं, वेयर वी लैक, हम इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं करते। जो मामला है हमारी इकॉनमी का, इसके अलावा और कोई मर्ज नहीं है कि लोग टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आते। उस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है जिस वजह से लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते।
और जो रिटेलर्स पे भी आपने 1% से 2.25, मैं रिटेलर्स की चूंकि हम बात कर रहे हैं जी, सरकार जो है वो उस रिटेलर को रजिस्टर्ड कंसिडर ही नहीं करती जो इनकम टैक्स में रजिस्टर है, जिसने अपने आप, जिसको कानून कहता है कि आपको अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स में भी रजिस्टर हैं तो इनकम टैक्स का कानून कहता है यू आर रजिस्टर। लेकिन जब हमारी स्पीच आती है या जब आप बात करते हैं किसी भी रिटेलर की, तो जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है आप कहते हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जो 1% से 2.25% किया गया विद होल्डिंग, वो उस रिटेलर के लिए किया गया है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर है। लेकिन आशीष साहब, इसमें बुरी बात क्या है कि फाइलर सबको होना चाहिए, टैक्स रजिस्टर सबको होना चाहिए, और जो नहीं हो रहा, अगर उनकी सिमें ही बंद हो रही हैं, अगर उनको प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात क्योंकि ये वेस्ट में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि एक सैलरी पर्सन बंदा हो या बिजनेस कर रहा हो, वो उसकी इस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका इस तरह का हिसाब किताब नहीं है, तो अच्छी बात है अगर यहाँ पे हो रहा है। इसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर बात यह है कि एक्सपेंडिचर्स को भी कम करना चाहिए। फिर बात यह है कि फिर आईपीपीस के साथ भी रिनेगोशिएट करना चाहिए। फिर बात यह है कि एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगना चाहिए। फिर बात यह है कि जितने असेंबलीज में बैठे हैं उन्हें पर्क्स भी नहीं मिलने चाहिए। फिर बात यह है कि अगर आप आवाम के लिए तमाम चीज़ों को महंगा कर रहे हैं, जब हमारे नुमाइंदे 25 करोड़ आवाम के लोग असेंबलीज में बैठे हैं, तो आप उन्हें पर्क्स किस बात की दे रहे हैं? जब वो हमारी बात वहां पर कर रहे हैं तो फिर आप उन्हें पर्क्स किस बात की दे रहे हैं? फिर अगर आम आवाम को तो मिल नहीं रहा, उनके नुमाइंदे जो उनको पेट्रोल में भी मिल रहा है, उनको वैसे भी अलाउंस मिल रहा है, पूछते ना भी मिल रहा है। और एक और बात मैं देखें, बात यह है कि आप उस टैक्स पेयर को क्या फायदा देते हैं? एक्सपोर्टर टैक्स देने से नहीं घबराता। अब अगर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आया तो इसका ये मतलब है कि उनको 111 के नोटिस भी आएंगे, 122 के भी आएंगे, उनके ऑडिट्स भी खुलेंगे, उनके पेनल्टीज भी होंगी, उनकी अटैचमेंट्स भी होंगी, उनकी रेट्स भी होंगी। कोई शख्स भी जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आता वो इन वजूहात की वजह से नहीं आता। और सिर्फ आखिर बात करके इसको खत्म करूंगा अपनी बात को, कि ये तब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा जब तक आप टैक्स पेयर को इख्तियारात नहीं देंगे और टैक्स कलेक्टर के इख्तियारात को कम नहीं करेंगे। हमें टैक्स कलेक्टर्स के इख्तियारात को कम करना है, फवाइद बताने। अगर आप टैक्स बढ़ा देंगे ना तो इससे आप उन लोगों की बात को तकवीयत देंगे कि हमारे यहाँ पर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। सेनेटर साहब, मुझे इस तरह एक बात बता दीजिए कि पूरी कौम के सर पे से सब्सिडी उड़ा दी गई, पूरी कौम जो है वो लेवी के साथ पेट्रोल बर्दाश्त कर रही है, पूरी कौम जो है वो महंगाई बर्दाश्त, पूरी कौम सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, तो जो कौम के नुमाइंदे हैं उनको पेट्रोल का भी अलाउंस क्यों मिले? उनको वहाँ पे घरों का अलाउंस भी क्यों मिले? आप MNAs, MPs, सेनेटर्स को बिजली पे सब्सिडी भी क्यों मिले? आपको ट्रैवलिंग पे फ्री टिकट सब्सिडी भी क्यों मिले? सेक्रीफाइस कर रहा है तो फिर कौम से तो आप ले रहे 74-75 साल हो गए, तो आप तो उसके निर्गे में आ ही नहीं रहे। ये तो सेनेट में और कौमी असेंबली में पहली रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए थी प्री बजट कि जनाब हम अपना सब कुछ छोड़ लें क्योंकि ये कौम मकरूज है, इसमें सब शामिल है, क्या PTI क्या PMLN सब शामिल है, ये ले हम सरेंडर कर रहे हैं। तो तब अवाम की कुर्बानियों को, अवाम तो कुर्बानी दे ही रही है, आपने कुर्बानी नहीं दी जो उनके वोटों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैठे हुए एयर कंडीशन मोहल्लात के अंदर सेनेट और कौमी असेंबली के। जनाब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि लोगों ने खुद अज्यूम कर ली हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनके ऊपर डिटेल जो है वो आपको बता देता हूँ। किसी भी MNA या सेनेटर को बिजली की कोई मराहत नहीं मिलती। अगर मैं आपको बेसिक पे बता दूँ कि जो MNA को दी जाती है या सेनेटर को पाकिस्तान में दी जाती है तो वो शर्मनाक है। वो इतनी कम है कि वो शायद दुनिया में कम 1,60,000 मिलती है तनख्वाह, और पूरा डाल के पैकेज कितने का बन जाता है? मेरी गुजारिश कोई पर्क है जो सेनेटर और MNA उसको कोई, इसके अलावा कि उसको एक फेडरल लॉज मिलेगा, इसके अलावा कोई पर्क नहीं है उसके पास। और फेडरल लॉज भी इसलिए है कि वो आगे यहाँ पे ठहरता है तो उसको उसके पास जगह होनी चाहिए। ना उसे गाड़ी मिलती है, ना उसको कोई बिजली का बिल मिलता है, ना उस कोई और मुझे पर्क आप बता दें जो उसका है। तो ये अब अवाम, मतलब हम ये एवं ही हवा में बना, अगर करना है तो कर ले। मतलब ये वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 17-18 ग्रेड की सैलरी वाले भी हमसे ज़्यादा कमाते हैं। हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी कुर्बानियों को कोई रिकग्निशन ही नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद आपकी बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो ये है मामला। अब जहाँ तक बात है, ये जैसे कि कहा गया कि तकरीबन 600 आप लोगों को पेट्रोल मिलता है महीने का फ्री सेनेटर्स को और
एमएनए को? सेनेटर और एमएनए को नहीं, सेनेटर और एमएनए को नहीं मिलता। मिनिस्टर्स को मिलता है। अगर कोई कमेटी का चेयरमैन हो तो उसको मिलता है, मिनिस्टर्स को मिलता है। मिनिस्टर्स ने भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरी बात हुई है, मिनिस्टर जितने काबीना के मेंबर हैं वो ना सैलरी ले रहे हैं ना कोई और पर्क ले रहे हैं, ये भी मैं आपको भी कंफर्म बता देता हूँ। वैसे तो यार आप लोग, वैसे एक बात बताओ आपको, आप जितनी पार्टी से तीनों, इनके आप लोगों की जो लीडरशिप है ना, उनके पास इतना पैसा है, आप ही दे देना, IMF कर्जा उतर जाएगा। बातें तो सुननी पड़ेंगी मेरे भाई। दूसरी बात ये कि अच्छा बता दें, उसके बाद मैंने एक और बात पूछनी है आपसे। जी बताएं। ये बात भी दुरुस्त नहीं, देखिए बात इतना पैसा नहीं है, ये भी उसी तरह वाली बात है जिस तरह का आपने अभी इसमें कह दिया कि जी ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। आप मुझे मैंने आपको बता दी बेसिक सैलरी क्या है। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने कम पैसे कभी नहीं कमाए जितने मैं इधर कमाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है आप लोगों पे इस सिचुएशन के। आप सबको रगड़े में नहीं, आप रगड़े में सबको लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको रगड़े में लगा रहे हैं। मतलब आप ये रिकग्नाइज करना चाहिए ना इस बात को कि जो लोग नहीं कर रहे, जो जैसे तैसे अपने मामला चला रहे हैं, उसको बजाय से रिकग्नाइज करने के आप उसके ऊपर और तनकीद। चलिए आपका पॉइंट आ गया, मैं इसको दोबारा काउंटर चेक कर लेता हूं आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि आप जो फरमा रहे हैं, आप पेट्रोल आप नहीं ले रहे, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। आप कह रहे हैं बिजली में सब्सिडी आपको नहीं मिल रही, मिनिस्टर्स को पेट्रोल, मैं तो कह रहा हूं मिनिस्टर्स को भी क्यों मिल रही है। यानी कि जो लोग करता धरता ऊपर बैठे हुए हैं उनको तो पहले सिंबॉलिकली यार वो जरूरत भी क्या है, इतने अमीर लोग हैं जो मिनिस्टर्स बन के बैठे होते हैं, इन्हें क्या जरूरत है पेट्रोल की सब्सिडी की। मैं बता रहा हूं ना कि मिनिस्टर्स काबीना के लोग तनख्वाह नहीं ले रहे। मैंने आपको ये वाली बात बताई है ना अभी, काबीना के लोग तनख्वाह नहीं ले रहे, इसका मतलब मिनिस्टर्स तनख्वाह नहीं ले रहे। सारे मिनिस्टर्स तनख्वाह नहीं ले रहे, आप ये कह रहे हैं? मुझे बता दें इसके A to Z कोई मिनिस्टर तनख्वाह नहीं ले रहा, आप ये कह रहे हैं? पूरी काबीना एक आध कोई मिनिस्टर कहीं ले रहा हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात फ्लोर के ऊपर। अच्छा अब आ जाए जरा बजट के ऊपर। क्या ये बजट इतना, मेरी बात सुनिए, सवाल ये बजट आपका इतना खतरनाक और इस तरह इस्तेसाली अवाम के लिए कि पीपल्स पार्टी जिसकी वजह से आपकी हुकूमत बनी हुई है, उन्होंने कहा हमने बजट में बैठना ही नहीं है, ना उनकी क़यादत आई ना उनकी पार्टी आई, इतना बुरा बदतरीन बजट दिया कि कोई इसको लेने को तैयार नहीं है अपने ऊपर इसका इल्जाम। यह बात सही है कि यह भी गलत है? देखिए उनके कंसर्न्स हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप समझें कि ये जो 2017 में पाकिस्तान का GDP तकरीबन 375 अरब डॉलर का था और अल्लाह के फजल से आज भी हम तकरीबन $450 अरब पे ही बैठे हुए हैं। तो ये जो तब्दीली वाला जो मामला था उसकी अभी हमें जो है वो उसका सिलसिला ही चल रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो वो जो कारनामे हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता। आप मुझे एक बात बताएं, 38% महंगाई थी इस मुल्क के अंदर 2 साल पहले, 38%। आज वो 11% पे आई है। किसी की मेहनत तो इसमें गई है ना, खुद ही आसमान से फरिश्तों ने आके तो नहीं ये वाला काम किया। अभी भी हम ये चाहते हैं कि हम महंगाई को मजीद नीचे लेके आएँ। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 600 अरब रुपये पे लेके चले गए हैं। हमने जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके 25% वेजेस बढ़ाई हैं। हमने 1400 अरब रुपये का PSDP दिया है और कोशिश ये है कि पूरे पैसे इसमें भी दिए जाएँ। इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी तकरीबन कोई 1500 अरब रुपए के अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स भी दिए हैं। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अरब रुपए की डेवलपमेंट इस साल होगी। भाषा डैम है, मैं आपको बता दूं, सुखी किनारी डैम है, मोटरवेज बनेंगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेंगे, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। भाई अच्छी बात है, मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुश्किल बजट है, मैं ये मानता हूँ। ये जो अवाम की हालत है ये मेगा प्रोजेक्ट मुश्किल है, मैं मानता हूँ। तो ले सर, ये जितने आप डेवलपमेंट के काम मुझे बता रहे हैं ना, मैं मानता हूँ मुश्किल है। सेनेटर साहब मेरी बात तो सुन लें, ये जितने आप बता रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अवाम को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके सबसे छोटा प्रोजेक्ट, उनका सबसे छोटा यूनिट तो रोटी है, सब्जी है, दालें हैं, पेट्रोल है, ट्रांसपोर्ट है, महंगाई है, ये जो वो रोज फेस कर रहे हैं। उनको क्या इससे भाई जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्या करेंगे जब उनके यहाँ पर वो रो रहे हैं। अभी आपको मैंने लाहौर, फैसलाबाद, अभी कराची का भी आ जाएगी राय। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है आपके बजट से खुश हो, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो इस वक्त अमूमी हालात है महंगाई के उससे खुश हो। मुझे कोई एक बंदा दिखा दे, मुझे तो कोई एक बंदा नहीं मिला भाई। कोई एक तो होता है ना। मैं इस पे गुजारिश मैं जरा एक और गुजारिश ले लूं इसके ऊपर। देखें आ जाइएगा इसके ऊपर, मेरी एक जी बताएं सेनेटर साहब। मैं इसके ऊपर बात कर लूं क्विकली 30 सेकंड्स में। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मुश्किल बजट है, ये मुश्किल बजट है, मैं मानता हूं। ये IMF वाला बजट है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बजट जो है इसकी जिम्मेदारी
ये पिछले कई साल के कारनामों। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अगर आज हमने अपनी हरकतें सही नहीं की तो उसके बाद ये और भी मसला चलेगा। बात ये है साहब कि ये बात तो सही कह रहे हैं कि जब 38 से 40% थी 2 साल पहले महंगाई, वो कह रहे हैं 11% पे तो हम लेके आए उसको जो है इन्फ्लेशन को, और बेरिज इनकम सपोर्ट स्कीम में उन्होंने चीज़ों को बढ़ाया है। वो कह रहे हैं चीज़ों को सही तरफ लेके जा रहे हैं। अब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा बताएंगे आपका एतराज़ क्या है? नहीं, पहले तो इसी पे आ जाते हैं। और ये IMF ज़्यादा बजट है ना, तो IMF तो आपने भी किया था। नहीं ज़रा ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं ना, 11 पे आ जाते हैं ना। अब मैं इसमें क्या बातें, आप बता दें कि इस वक्त एक आदमी की अर्निंग वर्सेस स्पेंडिंग क्या है आपके सामने। प्रॉपर्टी बिजनेस पे जो करना था इन्होंने कर दिया, और हालत क्या है इस वक्त प्रॉपर्टी का। इस वक्त बिजली कहाँ से कहाँ चली गई है। अब एक जो हमारा बिजनेस मैन है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें, वो मार्केट मीट ही नहीं कर सकता। और यही वजह है कि चाइनीज आइटम, और अब आप कभी सोचा है आपने कि आपके मुल्क में जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी सारी रेडीमेड बाहर से बनाकर ला रही हैं। ज़्यादा मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आपके सामने रख देता हूँ, ब्रांड छोड़ें, वो जो कुछ हो रहा है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि ये 85 के प्रोजेक्ट जब से चले आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इनका इतना तजर्बा आज तक नहीं हुआ। तो मेन इशू है टैक्स बेस बढ़ाने का, ब्रॉड बेस करने का। क्या कर लिया आज तक इन्होंने बताया ना, कोई एक काम ऐसा बताए ना। अच्छा, और बात ये है ये सारे किस पे चल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। सेल्स टैक्स ऑटोमेटिकली आया, कट गया आपके ऊपर, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स की शक्ल में, मोबाइल्स के ऊपर में। अब मुझे जो डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में वो कौम वो आगे जाती है जिसकी डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम जो है ना। और अब मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा कि MNAs MPAs वो कितना होगा। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है। आपने पता क्या किया? 350 अरब का मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट बनाया था, आज अब रो रहे हैं। अब कर्जे जो लिए हैं ना आपने किसी शक्ल में, उन कर्जों की अदायगियाँ दे के आपका हाल क्या है? आप एक्सपोर्ट को एग्जम्पशंस ख़त्म करके करना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं, किसी मुल्क की सबसे बड़ी जो बोन है ना आपकी, बैकबोन है, वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। आप बताएं सही। तो ठीक है, हर कोई आता है एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स की बात करता है। मुझे आप एक बात बताएं सर कि हम ये जो आप सारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह इमरान खान साहब किया करते थे 2018 से पहले। और जब वो आए तो हमें यही होप थी पूरी कौम को, और जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है उस ज़माने की, कि जी उन्होंने कहा IMF शिकंजे से निजात दिला दूंगा। उन्होंने ये सारी गुफ्तगू फरमाई कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप देखें 4 से 5 तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिए। मतलब जिस मुल्क में पौने 4 साल का दौर है इमरान खान का, कोई 5, 8, 10 साल का दौर नहीं। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, ये 35, 50 साल से, लेकिन पौने 4 साल में जो उन्होंने खिलवाड़ किया इकॉनमी के साथ, सिर्फ कि पहले वो असद उमर और उसके बाद करते 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 तरीन ऑफिशियल कहाँ तक हम पहुँचे। कोई एक कंसिस्टेंट नहीं सर, बात सुने ना, एक छोटा से डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी चाहिए। ये पूरे मुल्क का खजाना तहरीक इंसाफ ने तमाशा लगाया हुआ था कि पता नहीं तस्वीरों में फैसले हो रहे थे या पता नहीं तस्वीरों में फैसले हो रहे थे, किस में फैसले हो रहे थे। 4 वजीर खजाना आपने चेंज कर दिए। किसकी विजन कैरी हो रही थी? कौन कॉलिंग शॉट्स कर रहा था? क्या और आपने क्या किया? इसका बड़ा सीधा सा जवाब, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, 3.5 साल की हुकूमत है, 2 साल कोरोना है। आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री की ग्रोथ देख लीजिए। तो वज़ारत खजाना से क्या ताल्लुक? मैं देखिए उसको 4 बंदे चेंज करने से क्या ताल्लुक सर? मैं ये पूछ रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह समझिएगा कि एक बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह की अप टू मार्क लाना था, तो ये तो राइट है, ये तो राइट है। यानी ये तो नहीं है कि आप इसहाक डार, जिसको आज तक जिसने इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, आपने उसी को रखा और उसी को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस 3.5 साल के अंदर आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बता दें कितनी प्रमोट की हैं आपने। अपना GDP ग्रोथ को अगर सामने रखकर देखें, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को सामने रख दें, आपकी एक्सपोर्ट देखें। सर एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं एक चीज़, सॉरी सेनेटर साहब, ये चेक कीजिएगा। अभी मैंने मंगवाया डाटा, आप कह रहे थे हवा में बात हो रही थी, कौमी असेंबली की तरफ से डाटा है ये। अभी सेनेट का मंगवा लेता हूँ, लेकिन MNAs का जरा भी सुन लें जरा। ये MNAs जो है, जो बेसिक पे बेचारे बहुत कम लेते हैं, आई कैन फिर अंडरस्टैंड, 1,50,000 लेते होंगे, लेकिन अब आप देखें सप्लीमेंट्री अलाउंस उनके जो है वो किस तरह है। 5,000 एक सप्लीमेंट्री अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस उनका 10,000 रुपये, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस उनका 8,000 रुपये, एडहॉक रिलीफ अलाउंस उनका 15,000 रुपये। ये करते करते वो बेसिक तनख्वाह बन जाती है 1,88,000। लेकिन मसला भी यहाँ खत्म नहीं होता।
एक मिनट, इसको मसला खत्म। यौमिया अलाउंस यानी कि वो जो आते हैं मेरा ख्याल से जाते क्या करते हैं, यौमिया अलाउंस से खसूसी है 4800 रुपए यौमिया करें। जी सर, आना जाना बंद कर दे। नहीं सर, आना जाना क्या बंद करते हैं, हम भी अपनी आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, ऑफिस आते हैं, अपनी गाड़ी पे आते हैं यार, ऐसी क्या बात है, अपना पेट्रोल लगा के आते, कह रहे हैं मतलब कोई गवादर से आ रहा है, और सर सुन तो ले, गवादर से आ रहा है, कोई गवादर से आ रहा है, कोई यौमिया अलाउंस गवादर से आ रहा है, एक दफा आ गया ना। आप मेरी बात सुने, आपने अभी आपने कहा लॉजिस्ट मिलते हैं, जाएगा ना वो, और सर सुन तो ले, जाएगा वो, और सुन तो ले, यौमिया जाएगा वो आगे यहीं पे रहे फिर हमेशा। मेरी बात तो सुन ले, नहीं है ना ये, सुन तो ले, आपने अभी कहा कि इस्लामाबाद में लॉजिस्ट मिलते हैं, फिर वो गवादर से रोज तो नहीं आता कौमी असेंबली अटेंड करने यार। अच्छा सुन तो लेना, करमेज अलाउंस आते हैं 2000 में यौमिया वापस चले आते हैं यार भाई, क्या कहते हैं यहाँ पे रहना शुरू कर दे यार। सेनेटर साहब आप कौमी असेंबली क्यों डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने सेनेट में तो आए नहीं। 5000 रुपए 5000 यार, मैं तो कहता हूँ सेनेट और कौमी असेंबली के एयर कंडीशन बंद कर देने चाहिए यार। आप जो आपने मत मार दिए बिजली के कर करके, आप किस तरह बैठे हुए एयर कंडीशन हॉल्स के अंदर। नहीं मुझे आप छोड़ें, दफा करें इनको जी यौमिया अलाउंसेस को। आप मुझे ये बताएं, बात तो सुन लेना यार, नहीं पहले मेरी बात सुन लेना, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा यार। आप अजीब है, सवाल तो कर लो। ऐसी बंद होना चाहिए, हमारा एसी भाई बंद होना चाहिए, हमारे एसी के तो पैसे दे रहे हैं, प्राइवेट लोग हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं यार भाई, क्या हो गया आपको, ऐसे ही डिफेंड कर रहे हैं अपनी चीजों को। देखिए कौन झूठ बोल रहा है, प्रमोट करने पे कौन झूठ बोल रहा है, प्रोजेक्ट इमरान खान को प्रमोट करने पे जो हजारों अरब रुपए का टीका लगाया इस मुल्क को, उसका कौन जिम्मेदार है। अगर प्रोजेक्ट भाई 70 सालों से आप लोग प्रमोट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट इमरान के बातें ऐसी आ जाती है। भाई अगर प्रोजेक्ट इमरान खान को प्रमोट भी किया है तो हमने अपने खर्चे पे किया है। बिजली का बिल अगर महंगा हो गया वो दुनिया न्यूज़ खुद पे कर रहा है, आपसे थोड़ी लेके दे रहा है आवाम से। उसी माफी मांगे नहीं, आवाम से माफी मांगे। कौन माफी मांगे, कौन माफी मांगे, जवाब मैं दे दूं, कौन मीडिया माफी मांगे, मीडिया इमरान खान को प्रमोट करने वाले मांगे ना जिन्होंने किया है यार। मेरे भाई 3.5 साल में क्या प्रमोट किया है मेरे भाई, क्या हो गया आपको। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, आप लोग अलाउंसेस पढ़ के सुनाए तो आप तो पता नहीं कि गुस्से में सीखमा हो गए। मैंने कहा कि अवाम पे बिजली के बम फाड़ दिए, आप सेनेट में और कौमी असेंबली में एयर कंडीशन बंद कर दें, प्रॉब्लम क्या है, आप रहे पंखों के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया भी भाई मीडिया तो अवाम के भाई अवाम के पैसे ले खा के तो नहीं चल रहा यार। आपकी तनख्वाहें हम दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, मैं भी पे कर रहा हूँ, आप तो मेरी तनख्वाह पे नहीं कर रहे। पैसे लगे यार, अजीब बात है। फरहान साहब मुलाजिम है आप हमारे यार, मुलाजिम है, सेनेटर मुलाजिम है हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं। सवाल पूछ रहे हैं आप कह रहे हैं आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आप लोग, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, आप हमारे मुलाजिम है। फरहान भाई क्या हो गया, भाषण तो भाषण देंगे ना, आपको तनख्वाह दे रहे हैं हम टैक्स के जरिए, तो टीवी पे बैठे आपको तनख्वाह नहीं दे रहे। ये जो आप रो रहे हैं 1,80,000 ये भी हम दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे कहीं से। झूठ ना बोला करे, कौन झूठ आप लोग बोलते हैं। झूठ ना बोला मैं यार, एक मिनट चुप कराएं इनको, साइलेंट रखे, बात नहीं करने दे रहे मुझे। रुको झूठ, एक मिनट इनको साइलेंट करें यार, एक मिनट। आप नहीं इनको दिखाएं, आप लोग एज अ जमात झूठ बोलते हैं, उनको दिखाएं ना, सामने जवाब देंगे। मैं आपको झूठ बताता हूं, झूठ क्या है। झूठे और मुनाफिक हैं एट लार्ज आप लोग। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी करप्ट तरीन पार्टी है। शहबाज शरीफ साहब आए लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में मुझे इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने कहा कि जरदारी जर बाबा 40 चोर है। आपने कहा ये इतने करप्ट लोग हैं, इनके साथ अगर उतरना ऐसे कि मौत के कुएं में करप्शन में जाना। झूठे मुनाफिक आप हैं। आपने अब सिर्फ आपने कब्र की परवाह नहीं की, आपने शरीयत की परवाह नहीं की, आपने कुर्सी लेने के लिए कौम के आगे जिनको झूठा, करप्ट और पता नहीं राशि और जर बाबा 40 चोर कहा, आप उनके साथ बैठे हुए। वो ना हो तो आपके बजट का इजलास स्टार्ट नहीं होता। पीपल्स पार्टी वाले ना हो तो आप एक कदम नहीं चल सकते। ये तो आपकी पोजीशन है। आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग झूठे हैं या हम लोग झूठे हैं। और मेरे भाई सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि टैक्स के जरिए सेनेटर साहब आपकी तनख्वाह भी मैं देता हूं, मेरा भी कंट्रीब्यूशन अच्छा 1 रुपए का, ये 1 ढेले का है, ये आवाम देती है। आप थोड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं हमारी, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। खोलें इनकी आवाज यार, क्या फरमा रहे हैं हम। जी फरमाएं। करें आप लोग पैसे लेके झूठ नहीं बोलते रहे, ये भी आप साबित करें, आप साबित करें किसने पैसे लेके झूठ बोला है, आप साबित करें, आप साबित करें। लोगों ने ये हद के इज्जत केस बन गया, इसके ऊपर हद के इज्जत का केस बन गया, निजायत दहिंदा है ये इमरान खान। यार ये या तो मेरी बात सुननी है तो जी बताएं सेंटर साहब, अगर झूठ आप बताएं कहां किसी ने पैसे लेके झूठ बोला है, ये चैलेंज करें। आप लोग बोलते थे, आप लोग कौन पैसे लेके झूठ बोलता था यार, ये बताएं, नाम ले उसका, ताकि आप पे हद तक इज्जत का दावा तो हो। आप मैं करूंगा किसने पैसे लेके झूठ बोला है। मैं ये कह रहा हूं
नहीं, नाम लेना, पाकिस्तान का इतना बड़ा मीडिया है, किसका नाम ले रहे हैं आप? मैं नाम आपके हिसाब से नहीं लूंगा। आप लोग झूठ बोलते थे, आप लोग झूठ बोलते थे इमरान खान के बारे में कि ये निजात दहिंदा है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मैंने उसके ऊपर आपने माफी मांगी। भाई अब आप निजात दहिंदा हैं यार, आप लोगों की वजह से। हम में तो इतने गट्स हैं, मेरी बात सुने, हजारों अरब रुपए का आपने मेरी बात सुने, मेरी बात सुने यार, अफरान साहब मेरी बात सुने, अफरान साहब मेरी बात सुने, मेरे में तो इतने गट्स हैं कि मैं अगर मैंने कोई गलत खबर दी हो तो मैं माफी मांग सकता हूँ। आप लोगों ने आज तक माफी नहीं मांगी, अवाम पे सालों बोला है, सालों झूठ बोला है आपने। ओ भाई निजात दहिंदा है और इमरान खान ये निजात दहिंदा कर लो जो तुमने करना है। एक ब्रेक लेके आज आप लोग, अफरान भाई एक ब्रेक लेके आपने बड़ी खूबसूरती से इमरान खान ने मौजू मोड़ दिया। मैं आपको बता रहा था कि यौमिया अलाउंसेस आपके इतने हैं, आपको चाहिए अपना एयर कंडीशन बंद कर दे सेनेट का और कौमी असेंबली का। आप कह रहे हैं आप अपना एयर कंडीशन बंद करें, आप कह रहे हैं आप तो भाई हम तो आपको तनख्वाह, ये तो बात ये हो रही थी। आप लगे इमरान खान निजात दहिंदा, भाई अगर किसी ने कोई निजात दहिंदा उसे गलत कह दिया है तो माफी भी मांगी होगी। अगर आप मेरी बात भी करें, मैं तो ओपनली कहा है कि मेरी बहुत चीजें गलत साबित हुई बहुत से लोगों के मुतालिक, उनमें इमरान खान भी शामिल है। आप में इतने गट से अपनी गलतियों की माफी मांगे, वापस आएंगे तो जरा दोबारा इकॉनमी के बारे में जानने की कोशिश करते। जनाब, पाकिस्तान की आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालात उठाते रहेंगे और उठा भी रहे हैं, उसमें जो कुछ भी सुनना पड़े बर्दाश्त करना पड़े वो हमारी सकत है, कोई मसला नहीं। सराखों पे खाकान नजीब साहब, ये सिचुएशन जो चल रही है इकॉनमी की, आपके ख्याल में कितने साल, देखें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सेक्रीफाइस किया। अभी मेरे सामने डाटा है, पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो जीडीपी के फीसद के हिसाब से 80 की दिहाई से ही मुसलसल कम होकर जीडीपी के सिर्फ 5.5% पे चला गया। और पाकिस्तान के दिफाई बजट में गुज़श्ता 5 साल में कोई इजाफा नहीं हुआ और इक़्तिसादी तौर पर सपोर्ट किया फौज ने कौम को। और ये मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूँ आपको, जबकि हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान और ये जिस तरह अपने आप इक्विप कर रहे हैं, जो बजट जिस तरह बढ़ा रहे हो पाकिस्तानी फौज से, वो कई गुना ज़्यादा है। कंट्रीब्यूट बड़ा किया पाकिस्तानी फौजी फाउंडेशन और इन्होंने कोई 100 अरब से ऊपर तो टैक्स पे किया इसके अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ हो जाती थी ये हो गया और वो हो गया। लेकिन इससे कब निकलेंगे हम बाहर? हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हमें कब और किस तरह निकालेंगी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, किस तरह निकलेंगे सर? कब देखते हैं आप ये बेकन ऑफ लाइट और होप? तो कामरान भाई, 2 चीज़ें हैं, आपने बहुत दोनों की तरफ इशारा किया। एक तो यह है कि पाकिस्तान के इस बजट में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, यानी कि जो हम खर्चे करते हैं उसका एक इंटेंट ज़रूर दिखाया गया है। पर अगर आप देखें तो जो सब्सिडीज़ हैं उसी तरह 1363 अरब की हैं, पिछले साल से 30% बढ़ी हुई हैं। उसी तरह पावर सेक्टर और इनडायरेक्ट अभी भी मौजूद हैं। इंटेंट है कि डायरेक्ट ले जाएंगे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। सो ये करें ताकि आप गरीबों तक डायरेक्टली पहुंच पाएँ, आप उन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स पर पहुंच पाएँ। फिर दूसरी बात सबसे बढ़ के ये है, 2100 अरब के करीब दिफा है, 9775 अरब रुपए। आई मीन इट्स अ माइंड बॉगलिंग फिगर। ये आपका डेट सर्विसिंग है। सो अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग करने की तरफ आगे बढ़ें, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शरह सूद को तोड़ें, कोई आपको ये नहीं बताएगा। कामरान भाई, 1% शरह सूद अगर कम होती है ना, 1%, सो सालाना 240 अरब रुपया सेविंग होती है। अगर 4% आज भी गुंजाइश है, मत IMF को कन्विंस करें इस बात पे। 4% तोड़ देंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आप ये बातें सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें अगर ये आज भी शुरू हो जाए प्रोसेस तो कितना अर्सा लग जाएगा आपके नजदीक? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल? देखिए, नहीं, आई थिंक अगर आप ये शुरू करेंगे तो विद इन 5 इयर्स आप एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म, पेंशन, और आप एग्री कर रहे हैं सेनेटर फारूल्लाह साहब से कि इस वक्त महंगाई जो है वो 11% पे आ चुकी है और ग्राउंड पे भी ऐसे ही है? सो कैन आई एक्सप्लेन इट टू एवरीवन, सेनेटर साहब को भी, कि जब 38% के ऊपर 12% महंगाई होती है तो ज़रा सोचिए, तो लोगों को तो 60% 2 साल में महंगाई फील हुई है। सो ये बात दुरुस्त है, पर चूंकि बेस इफेक्ट बहुत था, उसके ऊपर 12%। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान, इसका आसान ये बताता हूँ कामरान भाई, आखिरी, अगर आप 1 लाख रुपया ले रहे थे ना 2022 में दुनिया टीवी से, आज उसकी बाइंग पावर 61,000 रुपए रह गई है। सो आई अंडरस्टैंड दैट द पीपल हैव फेल्ट। IMF को इन चीज़ों पे कन्विंस करें, इस्लाहात का इंटेंट दिखाया है गवर्नमेंट ने, इसको पुश थ्रू करें, लीनर गवर्नमेंट निकालें फेडरल से ये 17 सब्जेक्ट। भाई पॉइंट आ गया, ये आपने मालूम है। अब इस पे परचेजिंग पावर वाली बात कह के तो आपने रुला दिया। यकीन करें, ये जो आपने बात की ना, आंखों में आंसू आ गए होंगे, सिर्फ मेरे नहीं, पाकिस्तान के तमाम एंकर और साफियों के। मैं तो रो भी रहा हूं। और आप हंस रहे हैं। मैं रो भी रहा हूं। एक अफरान साहब बड़े खुश हुए होंगे इस बात में, अच्छा है इंसानों की
सहाफ़ियों की जो इमरान प्रोजेक्ट को ये कर, सर एक बात है यार, ये इमरान प्रोजेक्ट के चक्कर में बहुत सुननी पड़ी। देखिए मैं बताऊं आपको, और उनकी शायद आधी बात ठीक भी हो सेनेटर साहब की कि इमरान खान साहब को जितना पाकिस्तानी मीडिया ने स्टार बनाया, मैं तो अपनी बात भी कर रहा हूँ, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर ही बने थे, लेकिन इमरान साहब ने पूरी बात नहीं की। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आई वॉज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ हिज पॉलिसीज, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम बुजदार टू ये जो फौज के ऊपर बैशिंग शुरू की है। ये इमरान साहब पूरी बात नहीं कर सके क्योंकि उनको उस वक्त सूट नहीं कर रहा था। वो चाह रहे थे कि मैंने इनसे सवाल क्यों पूछ लिया कि सेनेटर्स और एमएलए अनाउंस कितने ले रहे थे, उन्होंने कहा चले मैं मुझ पे आपने कर दिया, मैं आप करने दे नहीं मैं आता हूं, मैं जवाब दे पहले इमरान प्रोजेक्ट की बात तो कर ले यार। उसके बाद अच्छा मैं पहले मैं आपके सामने जो मैंने चैलेंज किया मुझे बात तो करने देंगे भाई, आपसे तो 20 मिनट डिस्कशन नहीं है, एक मिनट ठहर जाए, इनसे तो सुन लो। जी जो मैंने चैलेंज किया था ना जी, इन्फ्लेशन के हवाले से और महंगाई के हवाले से, वो बड़ा क्लियर होगी ना बात। हाँ जी, आपकी बाइंग पावर 61,000 रह गई है। डॉलर देखें हमारे दौर में 170 था ना, आज कहां है? हम लेके आए हैं। ये लोग इन्होंने बैठ के तबाही की इस मुल्क की। पेट्रोल अब उठा के देखे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहां तक ले गए हैं। हमने तो भाई वहां सेल्स टैक्स भी खत्म किया था। ये जो इमरान प्रोजेक्ट की बातें करते हैं भाई, 2 साल तो कोरोना था और 3.5 साल में पूरे मुल्क में उठा। आज आप सर्वे कर लें, आपको पता चल जाएगा कि मुल्क की इकोनॉमी में जितना कंट्रीब्यूशन इमरान खान का, यानी आज शहबाज देखे ना, नवाज शरीफ खानदान जो प्रोजेक्ट है उसने तो इस मुल्क का तबाही कर दी। उन्होंने लोगों को कब्रों में ले गए। लोग जितनी खुदकुशी इनके दौर में कर रहे हैं, बाकी लोगों में बताएं जरा। लेकिन नवाज शरीफ के दौर पे डॉलर 4 साल 100 रुपए पे रहा था। मैं देखिए ये था माने ना, देखिए मैं बबल गई, लोगों को तो फायदा था ना उसका। देखिए मैं फिर बताना चलूं लोगों को क्या फायदा होना और उसके आपने जो इफेक्ट देखे वो बाद में जी। सेनेटर साहब आपसे तो कुछ सवाल कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाते हैं। आप कहते हैं कि जी आपने मुझसे पूछा, क्योंकि आप ही बता दें आप क्या फरमाना चाह रहे हैं, हम सुन लेंगे। नहीं, आप मुझसे सवाल पूरा पूछते हैं, उसके बाद आप खुद अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं, मुझे बात ही नहीं करने देते। अच्छा। और आप मेरा माइक भी बीच में बंद कर देते हैं। नहीं वो मैं आप मुझे बात ही नहीं करने यार, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे। माइक मेरा बंद नहीं आपको करना चाहिए था। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी गुजारिश। अच्छा बोले मेरी गुजारिश सुनिए। मैंने तो अनाउंसर के बाद मेरी बारी है ना, ये मुझे जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि 2017 में पाकिस्तान की इकॉनमी 23वें नंबर की इकॉनमी थी दुनिया की। ये भी चेक कर लें फिर आप। हाँ तो मैं डिनाई तो नहीं कर रहा, आप तो बिला वजह लड़ रहे हैं मुझसे। चले बोले। ये भी एक फैक्ट है। ये तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं है यार, मैं चैलेंज करता हूँ, आप कैसे कह रहे हैं? ये झूठ बोलता है, आप उसकी हर बात को जाने देते हैं। और जितना टाइम आप इस बंदे को दे देते हैं, किस बात में देते हैं आदमी को टाइम? आप यार झूठ बोल रहा था चैनल पे बैठ के, ये गलत बात है ये। और ये झूठ बोल रहा था, हम कह रहे हैं कि सब ठीक है। ये कोई तरीका है कहने का? यानी वो बैठ के आपको अगर आपके बारे में बात करता, हमारी तो हिम्मत नहीं होती आपके बारे में, उसकी बातें हम सुन लेते हैं। बड़ी बड़ी हिम्मत होती है, कमाल है यार। वो झूठ बोल रहा है और बैठ के, इसकी आदत यही है कि इसने बैठ के चैनल में झूठ बोलना होता है, इसका काम ही यही है। सर अच्छा मेरे मुंह में बोलना ना आके झूठ। कमाल हो गया। आप ही कहां है तूने? आप लाहौर में आ जा, मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा तेरे सामने बोलना। अच्छा यार आपस में लड़े। कमाल है, और काम ही कोई नहीं है। तेरा काम तो लोगों की गिरबान में हाथ डालना होता है। कोई जुबान से बात किया कर, सच बोला कर, कुरान में इसकी कसम खा के बोला कर। इससे कहे ना मेरे सामने आके बोल। आजा कहां है वो? बोल कहां है तुझे? इसको चुप कर है, कहां है तुझे? बोल, बातें करा लो तेरी ऐसी, फजूल बातें करता रहता है। एक मिनट इसको चुप भाई, मैंने पहले बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 4 साल में डॉलर रहा था। आप बात करें अपनी गवर्नमेंट की यार, आप उस दौर को छोड़े, आप वो गुजरे में 5 साल हो गए। मैं कहां से करूं बात? मैं कहां से करूं? या आपने ये चक करने की मशीन साथ बिठाई है, कहां से मैं करूं बात? यार इसको शर्म ही नहीं आती यार। उसका माइक बंद करें ना। पता नहीं है यानी वालिदैन ये तरबियत की इस आदमी को, अगर झूठ बोलना शर्म ही नहीं आती इस इंसान को। पता नहीं सेनेटर कैसे बना दिया इस आदमी को। सेनेटर बनने की कंडीशन होनी चाहिए, पता नहीं है कहां से आपने होनी चाहिए। जनाब जैसे आपको मैंने बताया था, इस हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे ऐसे घटिया ट्रेंड चले। पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है, दोबारा बता रहा हूँ, गुज़िश्ता 5 साल में बढ़ा नहीं। और जो पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन वगैरह फर्टिलाइजर इन पे जो तरकीद करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अरब से ऊपर का टैक्स उन्होंने पे किया है, 100 करोड़ के करीब। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। सियासतदानों के हाथ में इस वक्त लीड है, वो कुछ भी कहें फेस तो नहीं कहें, उन्होंने चीज़ों को संभालना है। सवाल भी उनसे पूछा जाएगा, उसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं। मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।